मेरा नाम जन्नत है और मेरा शौहर बहरीन में जॉब करता था, जिसकी वजह से हमेशा मुझे उसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती रहती थी। मैं सारी रात वो वीडियो देखती रहती जो एक लड़की को ज़ेब नहीं देती, और फिर इन वीडियो को देखकर मेरी ख्वाहिशात में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं अपने जज्बात को कैसे ठंडा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने 19 साला जवान देवर की तरफ गया, जो कि एक नहायत खूबसूरत और जवान लड़का था। वैसे तो उसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर 24 या 25 साल का भरपूर जवान लगता था, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी साख्त को बहुत मजबूत बना रखा था। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मौजूद नहीं है तो क्यों ना मैं इससे ही अपने अधूरे काम मुकम्मल कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी जो शौहर की गैर मौजूदगी में पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर रात बड़ी बेचैनी से गुजारती थी। खैर, फिर एक दिन बेकाबू होकर मैंने देवर को मुख्तलिफ बहानों से अपने कमरे में बुलाया, और उससे कबल मैंने इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना और अपने बेड पर बैठ गई। और जब देवर कमरे में आया तो मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, भाभी प्लीज़ अब मुझे खुलकर बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, क्योंकि मैं आपका हुक्म मानने के लिए बेचैन हूँ। इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत और खुशी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर को आज तक समझ नहीं सकी और इससे शर्म महसूस करती रही। फिर मैंने कहा कि देवर जी, ठीक है, तुम फ़ौरन से वो दरवाज़ा बंद करके आ जाओ, फिर मैं तुझे काम भी बताती हूँ। खैर, फिर मेरे देवर ने जल्दी से वो दरवाज़ा लॉक किया और पलक झपकते ही मुझे बड़ी शिद्दत से मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि मेरे शौहर ने बहरीन जाने की तैयारी कर ली। बहुत सी रुकावटों के बावजूद मैं अपने आंसू रोकने में नाकाम रही। मेरे ख्वाब अभी अधूरे थे और मैंने अपने शौहर की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस भी नहीं किया था। मेरी शादी 27 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि बचपन ही मेरे दिल में शादी करने का शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी। शादी से पहले ही मैं सारा दिन मायूसी से कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम करती रहती थी और मज़ीद इन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी जो कम उम्री में ही गैर अखलाकी वीडियो देखने की आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन उनको देखने के बाद मेरे लिए ख़ुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ती चली गई। खूबसूरती के लिहाज से मैं बस आम सी लड़की थी, इसलिए जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो वो नापसंदीदी का इजहार करके वापस चले जाते और हर बार मेरा दिल टूटकर रेजा रेजा हो जाता। जैसे जैसे मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी शादी भी तखीर होती चली गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार एक रिश्ता मिल ही गया और इस रिश्ते के मैंने बगैर कोई तखीर किए फ़ौरन हाँ कर दी। लड़के वाले वालिदैन की शादी थोड़ी जल्दी थी और मुझे तो इससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि अब मुझसे मज़ीद सब्र बाकी नहीं था। लिहाजा मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। अपने शौहर को पाकर मैं बेहद खुश थी, मगर बदकिस्मती से मेरी ये खुश बहुत आर्जी साबित हुई, क्योंकि शादी के चंद दिन बाद जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर बहरीन में नौकरी करते हैं, वो वहाँ प्लम्बर हैं और उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती। जब मुझे मालूम हुआ कि वो 1 महीने बाद तो दोबारा बहरीन चले जाएंगे, तो मैं परेशानी में डूबकर बेसाख्ता रोने लगी। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अगर आपने बहरीन में ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे शौहर ने जवाब दिया कि इनके बहन भाई भी छोटे हैं और जब तक इनका कोई भाई पढ़ लिख कर काम शुरू नहीं करता, घर के अखराजात का बोझ इन्हीं पर है। उन्होंने बताया कि वो वहाँ रहकर प्लम्बरी का काम करते हैं, मगर इतनी उजरत नहीं मिलती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके, इसीलिए इन्हें बहरीन जाना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ अब कमाई इतनी करते हैं
کہ گھر میں مالی مشکلات پیش نہیں آتی، بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھے تنگ دستی سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ جتنی غربت اپنے ماضی میں دیکھ چکا ہوں، اس کو سوچ کر تو میرا 1 منٹ کے لیے بھی پاکستان آنے کو دل نہیں کرتا۔ یوں سمجھ لو کہ میرا ماضی میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ پھر میں نے مزید شوہر سے کہا کہ اگر آپ ادھر زیادہ دن نہیں رک سکتے تو پھر پلیز آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میرا یہاں آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ میں آپ کی محبت کی عادی ہو چکی ہوں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، میں خود کرائے کے کمرے میں رہتا ہوں، اور کمرے کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کمرہ بھی ایسا ہے کہ وہاں 10 لوگ ایک ہی کمرے میں گزارا کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں اپنی تنخواہ میں سے کچھ بچت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ سال میں 1 بار ہی آتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے۔ یہ سن کر مجھے شدید افسوس ہوا، اور میں اس کنواری شادی پر بھی غصہ آنے لگا۔ میری شادی سادگی سے ہوئی، اور جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ بالکل ادھورے رہ گئے، لیکن میں نے پھر بھی صبر کر لیا۔ میرے شوہر کی شخصیت کافی سنجیدہ تھی، نہ تو انہوں نے کبھی مجھ سے محبت بھری باتیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنی مشکلات کا میرے سامنے ذکر کیا۔ میں ان سب باتوں پر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے شادی اپنے گھر والوں کی خواہش پر کی تھی، تاکہ وہ گھر کے کام کروا سکے۔ میرے رونے اور ناراض ہونے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ بحرین چلا گیا۔ شادی کر کے بھی میں پہلے کی طرح تنہا ہی رہ گئی۔ اس پریشانی میں رات پر مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور شوہر کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے بڑی شدت سے مجھے یاد آنے لگے۔ اور پھر مزید ستم ظرفی یہ تھی کہ سارا دن گزر جاتا، لیکن میرے شوہر کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ رات کو صرف 5 یا 10 منٹ کے لیے وہ مجھے ویڈیو کال کرتا، اور اس میں بھی وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں خیریت دریافت کر کے فون بند کر دیتا۔ میں اس سے بہت ساری محبت بھری اور رومانٹک باتیں کرنا چاہتی تھی، تاہم وہ مجھ سے کسی بھی معاملے پر بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے صرف مفاد کی بنیاد پر بات کرتی، ورنہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ البتہ میرا چھوٹا دیور مجھ سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اکثر میری ساس رات کو جلدی سو جاتی، جس کے نتیجے میں اور میرا دیور گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ہم اکثر رات کا کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ میرا دیور ایک ذہین لڑکا تھا، جو ساری رات مجھے اپنے کالج کے قصے سناتا رہتا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں رات کو جب اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی تو مجبوراً اپنے موبائل پر انگریزی فلم دیکھنے لگ گئی۔ وہ فلم کافی بورنگ تھی، اور اسے دیکھتے دیکھتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ خیر، جب صبح میں بیدار ہوئی تو میرے ذہن میں تمام مناظر چل رہے تھے جو میں نے گزشتہ رات فلم میں دیکھے تھے۔ پھر جب میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے کی غرض سے کچن میں کام کرنے کے لیے گئی تو وہ کام کے دوران بھی میرے مناظر دماغ میں گردش کرتے رہے۔ میں پھر سے بے قابو ہو کر کچن میں ہی بیٹھ گئی، اور میرا دل چاہا کہ وہی مناظر دوبارہ دیکھوں۔ میں خیر پھر سے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر انہیں دیکھنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا میری جاسوسی کر رہا ہے۔ پھر جب میں نے گھبراہٹ میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور کھڑا تھا، اور وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں کچھ گھبرا گئی۔ پھر وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھابھی اگر میرا کھانا تیار ہو گیا ہے تو پلیز جلدی سے روٹی بھی بنا دیں، قسم سے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں بس بنانے ہی لگی تھی۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا اور روٹیاں بنانے لگی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دیور کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں وہ روزانہ میرے کمرے میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج شام کی چائے آپ کے کمرے میں ہی پی لیتے ہیں، آج کل لاؤنج میں سردی بڑھ گئی ہے۔ سردیوں میں میری ساس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور کھانا بھی وہی تناول کرتی تھی۔ جب میں اپنی ساس کو کھانا دے کر
कुछ ही देर बाद वापस आई तो ये देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई कि मेरे कमरे में वो बैठा हुआ था, मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरे इंटरनेट की पूरी सर्च और वॉच हिस्ट्री देख ली थी और अब वो अच्छी तरह से जान चुका था मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ, या यूँ कह ले कि देखना पसंद करती हूँ। मुझे इसकी ये हरकत इतनी नागवार गुजरी कि मेरा दिल चाहा मैं अभी देवर के इस घटियापन पर उसकी जान ले लूँ, क्योंकि वो कौन होता है मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और उसे अपने मोबाइल छीनकर अपने बेड पर फेंक दिया। ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं अपनी सास को चाय देने के लिए गई तो मैं मोबाइल को लॉक लगाना भूल गई थी और मेरा मोबाइल अनलॉक ही मेरे बेड की साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। उसी देवर ने उठा लिया था। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि भाभी आपको किस किस्म की फिल्में देखना पसंद हैं। इसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाहट महसूस करने लगी। मैंने जवाब दिया कि क्या आपका मतलब है, तो उसने वजाहत की कि मेरा मतलब ये है कि आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमानवी। इस वक्त मैं कुछ शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो इस दिन मेरे मोबाइल पर गैर अखलाकी हिस्ट्री देख चुका था। मैं खामोश ही रही। मुझे खामोश देखकर वो खुद ही कहने लगा, मुझे रोमानवी फिल्में बहुत पसंद है। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो उसने हल्की मुस्कुराहट से कहा, मुझे अंग्रेज़ी फिल्में और अंग्रेज़ों वाले शॉट भी बहुत पसंद हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा, मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के दरमियान दोस्ती होना तो एक आम सी बात है। मज़ीद ये कि आप मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं और मुझे इस बात का भी बेहद अफसोस होता है कि मेरे बड़े भाई यानी आपके शौहर ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो बड़ी बेदर्दी से आपको तड़पती हुई अकेली छोड़कर खुद बहरीन चले गए। इसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी चाय उठाएं और अपने कमरे में जाकर पी लें। बेशक मैं एक रोमानवी नौइयत की लड़की थी, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने शौहर के अलावा किसी के साथ भी कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी। मेरा देवर मुझे इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था। मैं इंतहाई सख्त लहजे में अपने देवर को वहाँ से जाने का कहा तो उसने फ़ौरन अपना कप उठाया और शर्मिंदगी से हंसता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया। देवर का थोड़ा बहुता लिहाज मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे अपनी सास और शौहर का बहुत डर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अपनी ज़रा सी भी गलती पर शौहर जैसी नेमत से महरूम हो जाऊं। नेमत में इसलिए कहा क्योंकि जितनी मुश्किलों से मेरी शादी हुई थी वो सिर्फ मैं जानती थी, यह मेरा खुदा। खैर, अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी जी की आवाज़ लगाना शुरू की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। जब मैं बगैर दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई तो देखा वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी इधर आए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, बराह करम इसे जल्दी से लगा दे, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। जब मैं सुई में धागा डालने लगी तो मुझसे सुई में धागा नहीं डाला जा रहा था। इतने में देवर शरारती अंदाज से बोला, भाभी अगर आपकी सुई में धागा नहीं जा रहा तो एक बार मुझे मौका दे, मैं डाल दूंगा। यह सुनना था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई क्योंकि मैं उसकी इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। फिर मैं उसे गुस्से भरी नज़रों से देखकर बगैर कुछ बोले उसकी शर्ट का बटन लगाने लग गई और उस दौरान वो मुझे बड़े ही गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी और मैं उस वक़्त तो सांस लेना ही भूल गई जब छोटे देवर ने मेरे चेहरे के सामने आते हुए बालों की लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं अचानक घबराकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? ये तो अब आपकी आंखों के सामने आ रही थी। देवर की हरकत देखकर मैंने सोचा अब मुझे जल्दी से दूर चले जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया
और कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा देवर अब मेरी कुर्बत हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं अब उसे दूरी इख्तियार करने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की तरसी हुई नज़रें बड़ी शिद्दत से मेरे चेहरे पर पड़ रही हों। गहरी नींद में भी होने के बावजूद मेरी आंख खुल गई और मैंने फ़ौरन नज़रें घुमाकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। फिर अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जो कि हमेशा बंद रहती थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज वो खिड़की खुली हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने तो कभी इस खिड़की को नहीं खोला था। जब मैंने खिड़की बंद करने के लिए उठना चाहा तो मुझे देवर के कमरे की दरवाजे की हल्की सी आहट महसूस हुई। कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वो मेरा देवर ही था, मगर मैंने उसे देखा नहीं। फिर मैं खौफ के मारे अपने बेड से उठी और कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई। मगर वो नींद में इतनी ऊंची आवाज़ में खर्राटे ले रही थी, बदकिस्मती से उनके खर्राटों के बायस मैं वहाँ सो ना पाई और मुझे मजबूरन फिर अपने कमरे में वापस आना पड़ा। फिर सुबह नाश्ता के दौरान मेरा देवर मुझे मुसलसल देख रहा था। फिर उसने बात का आगाज़ करते हुए मुझे कहा, भाभी आपकी भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, याद आती है, इसमें बड़ा पूछने वाली कौन सी बात है। फिर वो बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी भाई की याद में, और आपको कहाँ नींद आती होगी। देवर की इस बेबाक गुफ्तगू ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही अपनी हदूद क्रास करने लग गए हो। आइंदा मेरे साथ ऐसी बात मत करना, वरना मैं तुम्हारी इन हरकतों का तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे भाई को भी बता दूँगी। मेरी ये बात सुनते ही वो मुझे घूरते हुए किचन से बाहर चला गया। अगली रात आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, मगर इस बार मैंने देखा मेरे देवर ने खिड़की पर खड़े होकर मुझे सोते हुए देखना शुरू कर दिया था। यह देखकर मुझे गुस्सा आया कि यह किस तरह की बेअदबी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वो मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे आप सोते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मैं आपके साथ वो सलूक करूँगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरा घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, लेकिन मैं आपको एक बार सुधार दूँगी। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फ़ौरन इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आकर घर से ही बाहर चला गया। फिर ठीक एक हफ्ते बाद जब रात को मैं गहरी नींद सो रही थी, तो आज भी मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ लेटा हुआ है। जब मैंने चौंक कर देखा तो मैंने अपने बेहाद देवर को खुद अपने बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं शदीद घबराहट के आलम में गुस्से से पागल हो गई। मैंने पूछा कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में कैसे आ गए। फिर उसने बड़ी डिठाई से मुझे जवाब दिया कि जब आप इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रही थी, फिर ऐसा हो ना ही था। वैसे भी आपके शौहर भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैंने सोचा कि पता नहीं आपकी तलब कितनी बढ़ चुकी है जो आपने इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खोल रखा है। उसकी ये बेबाक गुफ्तगू ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मैंने सोचा कि आज इसकी खैर नहीं, या मैं रहूँगी या ये। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर कोई हरकत करती, वो गलीज़ लड़का मुझे बहुत बुरी तरह से अपने काबू में कर चुका था और फ़ौरन मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे मुंह पर हाथ भी रख दिया। फिर उसने अपनी कार्रवाई को तेज़ करते हुए मुझे कहा कि आपने मुझे पागल समझ रखा है। इतनी रात को आपने दरवाज़ा किस लिए खुला रखा हुआ था? मैं जानता हूँ आप मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अब मेरे सामने क्यों इतना नेक बन रही हैं? हालांकि मैंने तो कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया। मैं इस बात से बेफिक्र थी। मेरे साथ इस घर में कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। बेशक देवर मुझसे शरारत भरी बातें करता, लेकिन वो इस हद तक चला जाए कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो इस बेहया को अपने छोटे भाइयों की तरह समझती थी, लेकिन इसने
मैं ये हकीकत फरामोश कर चुकी थी कि देवर और भाभी का रिश्ता आग की तरह का होता है और उस आग से बचने के लिए हमेशा दूरी अख्तियार करनी चाहिए। फिर उस लड़के ने कई घंटे मेरे कमरे में गुजारे और वो कर दिया जो उसे किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। काश उसने मुझे अपनी बहन समझा होता, जैसे मैं उसे अपना भाई समझती थी। मैं रोती रही, बिलखती लेकिन उस पर मुझे ज़रा भी रहम न आया और उसकी शिद्दतें किसी सूरत भी कम ना होने का नाम ले रही थी। फिर जब वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया तो मुझसे कहने लगा, अगर दोबारा कभी आपके दिल में कोई ख्वाहिश बेदार हो तो मुझे बिला झिझक बता देना, मैं हर वक्त आपकी ताबेदारी के लिए हाज़िर हूँ। मैंने जवाब दिया कि तुम मेरे साथ जुल्म किया है और देखना इस जुल्म के बदले मेरा खुदा तुझे बर्बाद कर देगा। उसने कहा, जिस नौयत की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो ज़रा उसके बारे में तो बताओ, वो सब क्या था? अपनी आंखों से गलत और गुनाह का काम तुम भी तो करती थी। अगर आज मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं बुरी तरह से टूट कर रेला हो चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। अगले रोज़ मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा ये बात अपने शौहर को बता दूँ। मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे तमाम बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ आज़ाद नहीं रखना चाहिए था। इस वाक़े का आगाज़ इस बात से होता है कि मुझे अपने शौहर के ख़ानदान के अफराद की जानब से अदम एतमाद का सामना करना पड़ा। मैं उससे सूरत हाल इंतहाई मायूस हुई और मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि अपने शौहर से दरख्वास्त करोगी कि वो तुझे बहरीन बुला ले ताकि तुम अपने तजर्बे और बेहुनर की बुनियाद पर वहाँ सिलाई कढ़ाई की मुलाजमत कर सको।